टीए को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इसके पहले अभी हम लोग हाइड्रोलॉजी में कुछ वीडियोस मैं दे चुका हूं और ये नेक्स्ट वीडियो हाइड्रोलॉजी का। तो हाइड्रोलॉजी में हमने पिछले क्लास में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, कुछ टर्म्स हमने सीखे थे, या यूँ कहें कि उसका डेफिनेशन और यूज हमने समझने की कोशिश की थी। उसमें था इवापोरेशन, इंटरसेप्शन, इवापोट्रांसपिरेशन, सरफेस रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन। तो ये सारे जो टर्म हैं इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। लेकिन हाइड्रोलॉजी में जो सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है आपका प्रेसिपिटेशन। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक होगा प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर रीच टू ग्राउंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो पानी रेन ड्रॉप के फॉर्म में गिरे या बर्फ गिरे, या इसमें कई सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं जिसके फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। और उसको अगर इंजीनियरिंग टर्म में कहें तो वो हैं 5 तरह की चीज़ें जिस फॉर्म में पानी जो है एनवायरनमेंट से सरफेस पे या ग्राउंड सरफेस पे उतरता है। उसमें पहला है रेनफॉल, जो कि जनरली जो बारिश होती है हम उसको जनरल भाषा में रेनफॉल कहते हैं। इसका भी एक डिफिनीशन है, मैं बताऊंगा आगे। दूसरा है स्नोफॉल। तीसरा है हेल मतलब जो ओला पड़ता है ना, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं तो उसको कहते हैं हेल। उसके बाद है फ्रॉस्ट जो है वो भी एक तरह का बर्फ ही है, बहुत महीन कण, उसको हम लोग हिंदी में पाला कहते हैं। और उसके बाद है ड्यू यानी ओस की बूंदे। तो इतने तरीकों से पानी जो है, पानी यानी वाटर हमारे धरती पे आता है यानी लैंड तक पहुंचता है। तो हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या है? जो साधारण जो पानी होता है जिसमें हम भीगते रहते हैं अक्सर, उसी को रेनफॉल कहते हैं। और उसको इंजीनियरिंग फॉर्म में कहते हैं कि वाटर ड्रॉप्स अगर वाटर जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में या ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरता है तो वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम 0.5 mm टू 6 mm, तो इसको क्या कहेंगे? रेनफॉल। यानी वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज है मैक्सिमम 6 mm और मिनिमम 0.5 mm। तो अगर पानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में पृथ्वी पे पहुंचता है या धरती पे पहुंचता है और उसका साइज 0.5 mm से 6 mm के बीच है तो ऐसे पहुंचने को हम लोग कहते हैं रेनफॉल। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान और समझा पाया हूं मैं। अगला है, अब रेनफॉल में थोड़ा सा और भी समझा देता हूं डेफिनेशन रेनफॉल का, कि कब हम रेनफॉल को लाइट रेनफॉल कहेंगे, कब मॉडरेट कहेंगे और कब हैवी रेनफॉल कहेंगे। तो रेनफॉल मेजर करते हैं हम लोग मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, या ये लेंथ, इसका जो डायमेंशन होता है वो लेंथ का होता है। रेनफॉल मेजर करने की पूरी तकनीक हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी याद करने के लिए अभी इस वीडियो में आप सिर्फ इस चीज़ को याद कर लीजिए कि रेनफॉल अगर 2.5 mm पर आवर से कम है तो इसको कहते हैं लाइट रेनफॉल यानी बहुत कम बारिश, हल्की बारिश। और मॉडरेट कब कहेंगे? मॉडरेट बारिश जो है वो अगर 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर हो तो इसको मॉडरेट कहेंगे। और हैवी कब कहेंगे? हैवी कहेंगे अगर जो रेनफॉल है, रेनफॉल इज ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर। तो ये जो टर्म था ये काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा
तो फिर आप कैसे समझेंगे कि हैवी है या माइल्ड है या ये है, इसलिए ये बताना था। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक टर्म और बताता हूँ कि इन इंडिया में जो रेनफॉल मेजर किया जाता है वो कब किया जाता है? 8:30 सुबह। और ये जनरली क्यों किया जाता है? 24 आवर पास्ट। मतलब अगर आज रात में बारिश होती है तो उस बारिश को मेजर करने के लिए अगले दिन सुबह यानी 8:30 बजे सुबह रेन गेज है, तो रेन गेज यानी जो रेनफॉल को मेजर करने का जो डिवाइस है उससे डेटा लिया जाता है सुबह 8:30 बजे। तो ये एक जनरल प्रैक्टिस है और ये कई बार पूछा जाता है। और एक और चीज कही गई है इंजीनियरिंग टर्म में कि इफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन 2.5 mm देन इट इज कॉल्ड रेनी डे। यानी अगर किसी दिन 2.5 mm से ज़्यादा बारिश होती है तब हम कहते हैं उसको रेनी डे, अदरवाइज हम उसको रेनी डे नहीं कहेंगे। तो ये एक डेफिनेशन है। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी थी जिसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप अक्सर हमेशा याद रखने की कोशिश करिए और अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टर्म के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा अगला टर्म है वो है स्नोफॉल। अब स्नोफॉल क्या होता है? स्नोफॉल होता है आइस क्रिस्टल। मतलब जो प्रोसेस फेनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, जब इन्वायरमेंट से पानी एटमॉस्फेयर में आता है, तो इन्वायरमेंट से पानी जब एटमॉस्फेयर में आता है तो वो क्या होता है? मॉइस्ट एयर के ठंडा होने की वजह से वो कंडेंस्ड होके पानी बन के नीचे ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन होता है कि जो पानी है वो बदल जाता है आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जिसकी डेंसिटी होती है वो होती है 0.1 ग्राम पर cm3। और ये एक एवरेज डेंसिटी है। इसका डेंसिटी का जो रेंज है वो रेंज है 0.06 टू 0.15 ग्राम पर cm3 और इसको जनरल टर्म में कहते हैं 0.1 ग्राम पर cm3। और जो रेनफॉल इंडिया में कहाँ होता है? इंडिया में हर जगह स्नोफॉल नहीं होता और इंडिया में जो स्नोफॉल होता है वो होता है हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होते हैं, जैसे कि आपका शिमला हो गया, कुफरी हो गया, जहाँ पे लोग स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं। तो स्नोफॉल्स का क्या है? आइस क्रिस्टल का गिरना, और उस आइस क्रिस्टल जो गिरता है उसकी डेंसिटी होनी चाहिए 0.1 ग्राम पर cm3 के रेंज में, तब हम ऐसे फॉल ऑफ बर्फ का क्रिस्टल को उसको हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी खासी जानकारी दे दी मैंने। अब आगे की बात करते हैं। और अगला जो फॉर्म होता है जो जिससे पानी है या वाटर है एनवायरनमेंट से धरती पे पहुंचता है वो है ड्रिजल। जैसे हमने रेनफॉल कहा उसी तरह ड्रिजल होता है। और रेनफॉल को हमने क्या कहा था? रेनफॉल को कहा था कि 0.5 mm से बड़ा और ड्रॉपलेट्स और 6 mm से छोटा, तो इसको हम लोग कहते थे रेन ड्रॉप, इसको रेनफॉल कहते थे। लेकिन इसके थोड़ा सा पहले यानी रेन ड्रॉप्स या रेन ना कह के यहाँ कहें वाटर ड्रॉप्स लेस देन 0.5 mm साइज, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्रिजल।
अब आपको समझ गया, ये फुहासा की तरह पड़ता है, बहुत महीन महीन कण होते हैं, कई बार होता है जिससे काफ़ी देर भी उसमें घूमते रहो तो भी बहुत ज़्यादा आदमी भीगता नहीं है, बट पानी की छोटी छोटी बूंदे, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो गिरते रहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग ड्रिजल। और ड्रिजल जो है वो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं उससे छोटे वाले फॉर्म को कहते हैं, या रेन ड्रॉप कहते हैं 0.5 से 6 mm, और 0.5 से जितने छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर पानी इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से हमारे धरती पे पहुंचता है तो ऐसे पहुंचने को हम लोग कहते हैं ड्रिजल। उसके बाद है एक अगला टर्म जो है वो है ग्लेज। तो जो ग्लेज होता है तो ये भी एक तरीका है पानी के हमारे धरती पे पहुंचने का या ग्राउंड पे पहुंचने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि या तो रेन या और ड्रिजल, ये दोनों में क्या है, पानी है, केवल इसका जो है साइज थोड़ा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। ये इनमें से कोई अगर धरती पे गिरता है, लेकिन लैंड अगर बहुत कोल्ड है, कोल्ड लैंड, अरे यार लैंड, और अगर लैंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो क्या होगा, ये रेन ड्रॉप धरती पे गिरेगा और धरती पे गिरते ही क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होके क्या बन जाएगा, आइस, और आइस बन के क्या करेगा, कवर कर लेगा धरती को, कवर द लैंड। तो ऐसे पानी के धरती पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लेज। तो हमने क्या सीखा, हमने सीख लिया स्नो सीख लिया, हमने रेनफॉल सीखा, स्नो सीखा, ड्रेजल सीखा, ग्लेज सीखा। अब सीखते हैं अगला जो टर्म है, अगला टर्म है वो है आपका, अगला टर्म है उसको कहते हैं हम लोग स्लीट, SLEET, स्लीट। तो ये सब टर्म थोड़ा याद रखिएगा। ये जो होता है, जैसे अभी हमने ग्लेज में क्या देखा कि ग्लेज में जो पानी था वो पानी जो है धरती पे पहुंचने के बाद ठंडा होता था, ठंडी धरती में ये पहुंचता था। लेकिन स्लीट में क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, यानी पहले से ही फ्रीज हुआ हुआ रेन ड्रॉप, और जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स, और इसका जो टेम्परेचर होता है सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसका मतलब सब फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, लेस देन 0 डिग्री। यानी ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स है, पहले से ही बर्फ बन चुके हैं और बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, वो अगर गिरते हैं तो उनको हम लोग स्लीट कहते हैं। और अगर रेन ड्रॉप्स पहुँच के बर्फ बनते हैं तो उनको हम लोग ग्लेज कहते हैं। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक फॉर्म है उसे हम लोग कहते हैं हेल, और हेल को हिंदी में कहते हैं ओला। ये ओला टैक्सी वाला ओला नहीं, जो बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं धरती पे, तो वो जो है उसको हम लोग हेल कहते हैं, और ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर आप ओला पड़े और आप कहीं नदी के किनारे हो जहाँ कोई शेड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकती है। तो इसका जो डेफिनेशन है कहेंगे लम्प्स ऑफ आइस of size more than 8 mm। 8 mm से अगर बड़े आइस के फॉर्म जो हैं, अगर वो धरती पे गिरते हैं, पहले से ही बर्फ बने हुए, तो वो एक तो पत्थर के टाइप के हो जाएंगे, तो वो जो है बहुत खतरनाक होते हैं। और ये क्यों बनते हैं, ड्यू टू वर्टिकल movement of air current, sub-freezing temperature। हाँ, तो आप समझिए
लम्स ऑफ आइस साइज मोर देन 8 mm, 8 mm से बड़े हों, और जितना भी बड़ा हो सकता है 10 mm, 15 mm, 50 mm, 100 mm तक भी हो सकता है। बड़े बड़े गिरेंगे, अगर आपके सर पे गिरेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका क्या होगा अगर ऐसा होता है। और ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर करंट, एयर करंट का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है सब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो ऑलरेडी जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरते हैं उसके पहले ही वो बहुत सारा ड्रॉपलेट मिलके एक लम्प्स बना लेता है, और वो आइस लम्प्स जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेल, या इसको कहते हैं ओला। तो ये एक ब्रीफ जानकारी थी, पानी हमारे धरती पे किस किस फॉर्म में पहुंचता है, हाउ वाटर रीचेस टू आवर लैंड। तो इसके बारे में ये जो तरीके थे वो तरीके सीखना बहुत ज़रूरी था, और ये चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में मैं बात करूंगा अभी प्रेसिपिटेशन होने की प्रक्रिया के बारे में, कितने तरह प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, यानी पानी जो है वो कैसे धरती पे पहुंचता है, उसका क्या फेनोमेना होता है, इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मित्र भी कुछ सीख सके, अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप उसको भी सिखाइए। ये आपका परम धर्म है, जैसे मैं धर्म निभा रहा हूँ वैसे आप भी ये धर्म निभाइए और किसी को सिखाइए। तो उसके लिए क्या करना है, शेयर करना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके ये जो एक घंटा है ना इसमें, वो घंटा भी दबा दीजिएगा। वो घंटा दबाने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा अगले वीडियो का। तो आप जल्दी सबसे पहले तेज बनेंगे, यानी फर्स्ट मूवर से ज़्यादा जरूरी है फास्ट मूवर्स। आज एक मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब के ऊपर जो मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं उससे। तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि उस वीडियो का जो मर्म था वो ये था कि फर्स्ट मूवर्स जरूरी नहीं है कि आप रहें, बट फास्ट मूवर रहें। तो फास्ट मूवर यानी तेज़ी से आगे बढ़िए, वीडियो को देखिए, लोगों को दिखाइए, लोगों को सिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अगर सुझाव है, कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।